गुड इवनिंग क्लास। सो गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरलाइज्ड इम्पीडेंस कन्वर्टर। जनरलाइज्ड इम्पीडेंस कन्वर्टर में now I am going to not allow anyone to enter. 5:30 means 5:30. Okay. So what is generalized impedance converter? Generalized impedance converter एक ऐसा सर्किट है जिसमें कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और ओपैम्प का यूज करके हम लोग कोई भी, चाहे इंडक्टर हुआ, कैपेसिटर हुआ, या फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेजिस्टेंस हुआ, या फिर नेगेटिव रेजिस्टेंस हुआ, ठीक, इनमें से कोई भी, इन चारों में से कोई भी हम अचीव कर सकते हैं। तो कैसे अचीव करते हैं? जनरलाइज्ड इंपेडेंस कन्वर्टर को देखते हैं। तो इसको कैसे अचीव करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये सर्किट देख रहे होंगे। इस सर्किट में आप देखिए कि कुल कितने इंपिडेंसेस हैं। एक Z1 है, ठीक है, दूसरा Z2 है, तीसरा Z3 है, फिर Z4 है और Z5 है, ठीक है। कुल 5 इंपिडेंसेस आपको दिख रहे होंगे, ठीक। और 2 ओपैम्प लगे हुए, ठीक। ये ओपैम्प नंबर 1 आप कर सकते हो और इसे आप कर सकते हो, दिस वन इज ओपैम्प नंबर 2। ओके, सो ओपैम्प नंबर 1 है और ओपैम्प नंबर 2 है, ठीक। हमें क्या करना है? हमें एक्सप्रेशन गेट करना है कि भाई यहाँ से एक इनपुट वोल्टेज हमने लगाया हुआ है और हमने अज्यूम किया हुआ है कि इनपुट करंट ये है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर टर्मिनल पर जेड इन कितना है, मतलब इस पर्टिकुलर टर्मिनल पर इनपुट इम्पिडेंस की वैल्यू क्या है, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। ये जनरलाइज्ड इम्पिडेंस कन्वर्टर का सर्किट है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस जनरलाइज्ड इम्पीडेंस कन्वर्टर में जो जेड इनपुट की वैल्यू आती है वो कुछ इस तरीके से आती है। इस जेड इनपुट की वैल्यू आती है Z1 इंटू Z3 इंटू Z5 डिवाइडेड बाई Z2 इंटू Z4, ठीक। अब हम क्या करते हैं, Z1, Z2, Z3, Z4, Z2 और Z4 कोई भी वैल्यू पुट करके हम इनमें से कोई भी अचीव कर सकते हैं। पहली चीज ये कि सर सिमुलेटेड कैपेसिटर की जरूरत कब पड़ी, सिमुलेटेड इंडक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या हुआ कि हमें फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेजिस्टेंसेस की जरूरत पड़ी और हमें नेगेटिव रेजिस्टेंसेस की भी जरूरत क्यों पड़ी, जिसका कि हम फॉर्मेशन क्या बाकी के जरिए नहीं कर सकते थे, जो हमें इसका यूज करना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का आप नॉर्मल रेजिस्टेंस का यूज करके नहीं बना सकते हैं। नेगेटिव रेजिस्टेंस भी आप स्पेसिफिक डायोड का यूज करके बना सकते हैं और उसमें भी एक रेंज है। सिमुलेटेड कैपेसिटर मींस बहुत लो वैल्यू का कैपेसिटर या बहुत हाई वैल्यू का कोई कैपेसिटर हुआ, उसे भी फॉर्म करना है तो हम कैसे फॉर्म करेंगे, और सिमुलेटेड इंडक्टर में भी यही होता है, ठीक। सिमुलेटेड वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है, सिमुलेटेड मतलब कोई भी ऐसी चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन हम उसे वर्चुअली बनाते हैं, ठीक, और वो वैसा ही काम करती है जैसा कि काम उसे एक्चुअली करना चाहिए, रियल वर्ल्ड में जैसा काम करना चाहिए वैसा ही काम करती है, बस हम उसे एक वर्चुअल वर्ल्ड में क्रिएट करते हैं, ठीक। तो सिमुलेटेड कैपेसिटर और सिमुलेटेड इंडक्टर का कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इंडक्टर के केस में आप जानते हो कि इंडक्टर के केस में क्या होता है, क्वाइल होती है, ठीक। जब आईसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं यूज किए जाते थे, तो क्वाइल का यूज करके हम लोग सारी चीजें बनाते थे। लेकिन क्या आजकल जो आप बोर्ड यूज करते हो या फिर जो आईसी यूज करते हो या फिर कोई भी ऐसी चीज यूज करते हो, उसमें क्या क्वाइल आपको दिखता है? कहीं क्वाइल नहीं दिखता है। इसका मतलब ये है कि इंडक्टर का यूज, जो क्वाइल वाले इंडक्टर का यूज था, वो रिप्लेस हो गया। मींस हम क्या करते हैं, हम कैपेसिटर ही लगाते हैं, लेकिन वो कैपेसिटर किसकी तरह से बिहेव करने लगता है, वो कैपेसिटर इंडक्टर की प्रॉपर्टीज को शो करने लगता है, वो इंडक्टर की तरह से बिहेव करने लगता है,
ठीक, दैट्स वाई हम कैपेसिटर का यूज करके इंडक्टर बना लिए, मींस हमने इंडक्टर एक्चुअली नहीं यूज किया, लेकिन हम इंडक्टर की प्रॉपर्टीज को असिस्ट कर पा रहे हैं, दैट्स वाई द वर्ड सिमुलेटेड इज यूज्ड हियर। ओके, तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैसे इस जेड इनपुट को इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में देख सकते हैं, इसका डेरिवेशन देखते हैं कैसे हम डेराइव कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आप देखिए यहाँ पर एक इनपुट वोल्टेज आपको वी इन दिया हुआ है, ठीक, तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, दिस वोल्टेज इज वी इन। ओके, अच्छा यहाँ पर भी वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पर भी वोल्टेज होगा वी इन। ठीक है, ये वी इन वोल्टेज है। अच्छा, हमने ये डिसाइड कर रखा है कि ओप एम्प आइडियल है। ओप एम्प आइडियल होने के नाते आपको पता है कि ओपन लूप गेन क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होने के नाते यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर वर्चुअल शॉर्ट सर्किट एग्जिस्ट करता है। वर्चुअल शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि जो वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल पर आएगा वही वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल पर भी आ जाएगा। मतलब यहाँ पर भी वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी इन। ठीक है, अगर यहाँ पर वोल्टेज वी इन है तो यहाँ पर भी वोल्टेज वी इन हो गया। इसका मतलब इस पर्टिकुलर टर्मिनल पर भी वोल्टेज क्या हो जाएगा, क्योंकि शॉर्टेड है, वी इन। ओके, जब यहाँ पर वोल्टेज वी इन हो गया तो आप ये देखोगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी वोल्टेज क्या हो गया आपका, वी इन। ठीक है, और ऐसे ही आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, वी इन। ओके, जब यहाँ पर वोल्टेज आपका वी इन हो जाएगा तो आप कहोगे सर यहाँ पर भी वोल्टेज क्या है, वी इन। ठीक, तो देखिए एक सिंपल से कॉन्सेप्ट का यूज करके आपने इसके मैक्सिमम पॉइंट पर वोल्टेजेस फाइंड आउट कर लिया। केवल 2 पॉइंट बचे हुए हैं, एक ये वाला पॉइंट बचा हुआ है और दूसरा ये वाला पॉइंट बचा हुआ है। इस पर मैंने वोल्टेज मान लिया कि ये V2 है और यहाँ पर मैंने वोल्टेज मान लिया कि ये V4। ओके, ठीक है, तो अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अब एनालिसिस कैसे स्टार्ट करेंगे इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस स्टार्ट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम देखिए आप ये याद रखिएगा कि जब भी इस केस में एनालिसिस स्टार्ट करेंगे तो लास्ट वाले टर्म से एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। लास्ट वाले टर्म से एनालिसिस स्टार्ट करेंगे मतलब यहाँ पर अब हम करंट की वैल्यू को मेजर कर रहे हैं। ये क्या करंट आएगी, यहाँ पर आई आउटपुट की वैल्यू क्या होगी। ठीक, देखिए अगर हम क्या करते हैं, अगर हम आई इनपुट की वैल्यू बी इनपुट के टर्म्स में गेट कर लेते हैं तो जेड इन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो जेड इन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो जेड इन की वैल्यू बताइए क्या होगी। जेड इन की वैल्यू आप कहोगे सर ऐसा होगा कि वी इन डिवाइडेड बाई आर इन होगी। ठीक, वी इन डिवाइडेड बाई आर इन, यही तो होगा जेड इन की वैल्यू। ठीक, तो जेड इन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी इन डिवाइडेड बाई आर इन। ठीक, तो वी इन तो हमें पता है, सॉरी आई इन, सॉरी वी इन डिवाइडेड बाई आई इन। ठीक, वी इन डिवाइडेड बाई आई इन, तो आई इन देखिए कैसे, वी इन तो पता है लेकिन अब हमें आई इन पता करना है। आई इन किसके टर्म्स में पता करना है, आई इन हमें पता करना है इस वी इन और रेजिस्टेंसेस के टर्म्स में। तो अब हम लास्ट में स्टार्ट करेंगे। ठीक, लास्ट में हमारे पास क्या है, आई आउटपुट है। ठीक, आई आउटपुट है, तो आई आउटपुट की वैल्यू जरा बताइए यहाँ पर क्या होगी। अब इसको कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आई आउटपुट की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कि इस पूरे के पूरे डायग्राम में करंट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगी, मींस करंट विल फ्लो फ्रॉम अपर साइड टू द डाउनवर्ड। ठीक है, तो आई आउटपुट मतलब यहाँ पर देखिए वोल्टेज क्या है, वी इन, यहाँ पर ग्राउंड है, वी इन माइनस 0 डिवाइडेड बाई Z5, मींस हम यहाँ पर सीधे सीधे लिख सकते हैं वी इन डिवाइडेड बाई Z5। ओके, ठीक है, अब आपको अगर V4 की वैल्यू चाहिए। अच्छा ये बताइए क्या इस ब्रांच में कोई करंट इंटर करेगी, जी नहीं, इस ब्रांच में कोई करंट इंटर नहीं करेगी। सिमिलरली इस ब्रांच में भी क्या कोई करंट इंटर करेगी, इस ब्रांच में भी कोई करंट इंटर नहीं करेगी। ठीक, इसका मतलब जो आई आउटपुट यहाँ पर फ्लो कर रहा है वही आई आउटपुट यहाँ पर भी फ्लो करेगा, मींस द सेम आई आउटपुट करंट विल फ्लो इन दिस सर्किट आल्सो। ठीक,
आई आउटपुट यहाँ पर भी फ्लो करेगा। ठीक, तो अब बताइए V4 की वैल्यू क्या होगी। V4, क्योंकि V4 हमें नहीं पता है, V4 की वैल्यू क्या होगी। V इन यहाँ पर वोल्टेज है, ठीक, इसमें हम ये वाले इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे ऐड कर दे, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बताइए क्या होगा, Z4 इंटू आई आउट, Z4 इंटू आई आउट, इम्पिडेंस इंटू करंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, V4 की वैल्यू क्या होगी, V4 की वैल्यू होगी V इन प्लस Z4 इंटू आई आउट अगर आप कर रहे हो, सो दिस विल रिजल्ट V इन डिवाइडेड बाई Z5। ओके, क्लियर है यहां तक। यस सर। क्लियर है यहां तक। यस सर। ठीक, यस सर। ओके, अब हम क्या करेंगे, V4 की वैल्यू हमें पता चल गई। अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी वोल्टेज V इन है, ठीक, तो यहाँ पर करंट जो है वो कुछ डिफरेंट करंट फ्लो करेगी, ठीक, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से कोई करंट आ रही होगी, आउटपुट टर्मिनल पे आउटगोइंग करंट जीरो नहीं होगी, ठीक, तो इसका मतलब यहाँ से कोई करंट आ रही होगी। अच्छा, तो हम ये वाली करंट को मेजर करें अगर, और इसे मैंने कहा आई डैश, ठीक है, आई डैश की वैल्यू जरा बताइए कितनी होगी। आई डैश की वैल्यू होगी, माइक अपना ऑफ कर लीजिए सभी लोग, आई डैश की वैल्यू होगी V इन माइनस V4 डिवाइडेड बाई Z3। देखिए V इन माइनस V4 डिवाइडेड बाई Z3, ये इम्पिडेंस Z3 है, ठीक, ये वैल्यू क्या हो गई, आई डैश की वैल्यू हो गई, ठीक। अच्छा, अब अगर हमें V2 की वैल्यू गेट करनी है, देखिए धीरे धीरे हम नीचे से ऊपर की तरफ सारे के सारे करंट और वोल्टेज को मेजर करते हुए बढ़ रहे हैं, ठीक। अब हमें V2 की वैल्यू अगर मेजर करनी होगी, तो V2 की वैल्यू मेजर करने के लिए सर V इन तो यहाँ पे वोल्टेज है, अब हम क्या कर ले, Z2 इंटू इसमें जो करंट फ्लो करेगी, तो कौन सी करंट इसमें फ्लो करेगी, देखिए यहाँ पर भी जो इनकमिंग करंट होगी जीरो होगी, और सिमिलरली इसमें भी कोई करंट नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि इनपुट साइड पे है, और इसमें भी कोई करंट नहीं जाएगी, ठीक, दोनों के दोनों में कोई करंट नहीं जाएगी, मतलब जो आई डैश है वही आई डैश करंट यहाँ पर फ्लो करेगी, मींस करंट की वैल्यू यहाँ भी क्या होगी, आई डैश ही होगी, ठीक, तो आई डैश होगी, तो जरा बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर V2 की वैल्यू, V2 is equal to will become V in plus I dash into Z2, I dash into Z2। ओके, सो अब हम अगर V2 की वैल्यू को मेजर करें, दिस इज V2, so now V2 can be as V in प्लस आई डैश की वैल्यू बताइए क्या है, आई डैश की वैल्यू है V in माइनस V4 डिवाइडेड बाई Z3 इंटू Z2। ओके, अब इसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक, तो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। V2 इज इक्वल टू V इन प्लस क्या हो जाएगा, Z2 बाई Z3 इंटू V इन माइनस Z2 बाई Z4 इंटू V4। V4 की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट कर रखी है, अब हम इसे उठा करके इसमें यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक, पुट कर देते हैं। सो नाउ दिस V2 विल बिकम Z2 by Z3 रहेगा, Z2 by Z3 रहेगा यहाँ पर, V in प्लस Z2 डिवाइडेड बाई Z3 इंटू V in
माइनस Z2 बाई Z3 इंटू, अब आप V4 की वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस विल बिकम V इन प्लस Z4 V इन डिवाइडेड बाई Z5। ओके, तो अगर अब आप इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो नाउ दिस विल बिकम V2 is equal to V in plus Z2 by Z3 V in minus Z2 by Z3 V in, okay, and minus Z2 Z4 divided by Z3 Z5 V in. Okay, now these two terms will get cancelled and we will get V2 is equal to V in minus Z2 Z4 divided by Z3 Z5 V in. ओके, सो इस तरीके से हमें V2 की ये वैल्यू मिल गई। ठीक, अब इस V2 का वैल्यू का के बाद अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखिए आपको जो रिलेशनशिप गेट करनी है वो गेट करनी है Z in इज इक्वल टू होगा V in बाई I in से, मतलब यहां तक सब कुछ मेजर हो गया। अब हमें I in कैलकुलेट करना है, तो अगर हम इस यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रही है अगर हम उसे मेजर कर ले तो कौन सी करंट यहाँ पर फ्लो कर रही है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई करंट नहीं जा रही है, ये करंट ही I in है। और ये I in की वैल्यू जरा बताइए क्या क्या होगी, दिस I in विल बिकम, this I in will be V in minus V2 divided by Z1, okay, V in minus V2 divided by Z1, क्लियर है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। सो I in की वैल्यू देखिए क्या होगी, so now we can say that I in is equals to V in minus V2 divided by Z1, okay, so we can write here V in minus V2 divided by Z1, okay, so we can also write it V in divided by Z1 minus V2 divided by Z1, so this will become V in divided by Z1 माइनस, अब V2 की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा V in बाई Z1, अब मैं इसी टर्म में बाई Z1 कर दे रहा हूँ माइनस मल्टीप्लाई, और अगर यहाँ पर पहले माइनस मल्टीप्लाई होगा so this minus term will become positive, so we will get positive of Z2 Z4 divided by Z1 Z3
Z5 and V in. So automatically these two terms will get cancelled. I in or V in. I in is equals to, so finally this I in, we are getting I in is equal to Z2 Z4 divided by Z1 Z3 Z5 into V in. Okay, we have to calculate Z in. So what we have to do, V in by R I in. So now this Z in will be equal to V in divided by R in. So V in divided by I in means this term will go here and ये reciprocal हो जाएगा, means this will become Z1 Z3 Z5 divided by Z2 and Z4. So इस तरीके से आपने Z इनपुट कैलकुलेट कर लिया और यही जनरलाइज्ड इम्पीडेंस कन्वर्टर का बेसिक जो फार्मूला होता है वो यही, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, एक बार स्टेप्स रिवाइज कर देते हैं कैसे किया। सबसे पहले तो भाई 5 इम्पीडेंसेस होते हैं, Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 और 2 ऑप एम्प होते हैं, ठीक। तो फर्स्ट 2 इम्पीडेंसेस के साथ एक ऑप एम्प कनेक्टेड होता है और जो नेक्स्ट 2 इम्पीडेंसेस होते हैं उनके साथ एक ऑप एम्प कनेक्टेड होता है, ठीक। और इसका फीडबैक जो है वो थर्ड वाले के पास आता है, इसका जो आउटपुट होता है, और सेकंड वाले का आउटपुट जो है वापस सेकंड वाले पे जाता है, और लास्ट वाला इम्पीडेंस एज इट इज होता है। जो एनालिसिस का तरीका होगा वो क्या होगा, एनालिसिस का तरीका कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले हम लोग बॉटम Z5 से स्टार्ट करेंगे, वहां पर करंट निकालेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ओप एम्प को आइडियल मानेंगे और मानते हुए सबसे पहले हम लोग V इनपुट को देखेंगे। तो V इनपुट जो यहाँ पर आएगा, चूंकि ओप एम्प आइडियल होगा तो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट के कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमें 4 पॉइंट्स पर V इनपुट मिल जाएगा वोल्टेज, ठीक। उसके जिन 2 पॉइंट्स पे नहीं मिलेगा वहां पर हम V2 और V4 असाइन कर देंगे। फिर एनालिसिस के समय हम क्या करेंगे, लास्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। V in हमें पता है, क्योंकि V in नोन क्वांटिटी है, हमें एनालिसिस भी V in के टर्म्स में करना है, तो इसी तो एलिमिनेट करना नहीं है। V in बाई Z5 से हम लोग I आउटपुट गेट करेंगे। फिर इसी करंट का हम लोग यूज करके, जो कि यहाँ पर इनपुट टर्मिनल पे जा रही है, आइडियल ऑप एम्प के केस में कोई भी इनपुट करंट नहीं जाएगी, तो इसी करंट का हम लोग यूज करके फिर V4 कैलकुलेट करेंगे। V3 हमें ऑलरेडी पता थी, ठीक। और फिर हम V2 के जरिए हम लोग एक और करंट पता करेंगे, यहाँ पर I in और V4 के बीच में I डैश, फिर यही करंट जो है यहाँ पर भी फ्लो करेगी, ठीक, उसके ऊपर वाले टर्मिनल पर। फिर इस करंट के जरिए हम क्या पता करेंगे, V2 पता करेंगे, और फिर इस V2 और V in के बीच में हम लोग एक जो रिलेशनशिप है उससे हम पता करेंगे क्या कि I in की वैल्यू क्या है, और फिर उसे इक्वेट करते हुए हम जो रिलेशनशिप गेट करेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा, Z1 Z3 Z5 डिवाइडेड बाई Z2 Z4। अब अभी तक में जो बताया उसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लें। नहीं है ना? तो अब हमारे पास Z इनपुट है क्या, हमारे पास Z इनपुट क्या है, हमारे पास जो Z इनपुट है वो है Z1 Z3 Z5 डिवाइडेड बाई Z2 एंड Z2, ठीक। इफ ये सारे के सारे अगर हम लोग रेजिस्टेंसेस का यूज करें, Z1 Z3 Z4 Z5 मींस ऑल आर रेजिस्टेंस है, Z1 Z2 ये सभी के सभी अलग अलग रेजिस्टेंस हैं, R1 मान लीजिए है, ठीक। Z2 क्या है, Z3 क्या है, Z3 एक R2 रेजिस्टेंस है, ठीक। और Z5 क्या है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, R5 सॉरी इसी से कर देते हैं, ये R3 है, ठीक। और सिमिलरली Z2 क्या है, रेजिस्टेंस है, दिस इज R2 एंड Z1 क्या है, Z1 इज R1। तो अगर आप
इंडक्टर बनाना चाहें तो कोई भी रेजिस्टेंस, आप कोई भी डिजायर्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस इन सारे के सारे रेजिस्टेंसेस को चेंज करके गेट कर सकते हैं। आप कहोगे सर जेड इनपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड इनपुट की वैल्यू हो जाएगी R1 इंटू R3 इंटू R5 डिवाइडेड बाई R2 इंटू R4। ये तो सिंपल केस है, तो सर इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इससे पहले भी हम ये सारी चीजें कन्वर्ट कर सकते थे, मींस इम्पीडेंसेस को हम लोग चेंज कर सकते थे, कोई भी इनपुट इम्पीडेंस फिट कर सकते थे। ठीक है भाई, तो अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, इस तरीके से चेंज करते हैं। देखिए ठीक, अब अगर मैंने कहा कि ऐसा है कि ये जो Z4 है, ठीक, इस Z4 की जगह मैं क्या यूज करूंगा, मैं कैपेसिटर यूज करूंगा। ठीक, इस Z4 की जगह मैं क्या यूज करूंगा, मैं एक कैपेसिटर यूज करूंगा। कैपेसिटर अगर मैं यूज करूंगा तो कैपेसिटर का इम्पीडेंस क्या होता है आप बताइए। अगर मैं थोड़ा सा इसे रिकैप कर लिया जाए, क्या इस कैपेसिटर के केस में बताइए क्या होता है। कैपेसिटर के केस में जो इम्पीडेंस होता है, ठीक, वो क्या होता है 1/SC होता है कि नहीं, 1/SC। एस को आप क्या पुट करते हो, j ओमेगा, so this will result 1/j ओमेगा c। ठीक है, अच्छा इंडक्टर के केस में क्या होता है, इंडक्टर के केस में Z इक्वल्स टू होता है SL। SL मींस क्या होता है, SL इक्वल्स टू होता है J ओमेगा L। S की जगह आप क्या पुट करते हो, J ओमेगा। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक कैपेसिटर पुट कर दे रहे हैं। ठीक, Z4 की जगह हमने क्या किया, एक कैपेसिटर पुट कर दिया है। कैपेसिटर का मतलब क्या है, 1/SC, या फिर आप इसे क्या पुट कर सकते हो, 1/J ओमेगा C। अब अगर आप ये सारे के सारी चीजों को एज इट इज रख रहे हैं तो बताइए Z इनपुट की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा। नाउ दिस Z इनपुट विल बिकम R1 की जगह, तो Z1 की जगह R1 आ जाएगा। ठीक, फिर Z3 की जगह R3 आ जाएगा, यहाँ पर Z5 की जगह R5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई, ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा Z2 की जगह आपका क्या आ जाएगा, Z2 की जगह आ जाएगा R2, और यहाँ पर आप कहोगे सर ये 1/J ओमेगा C आ जाएगा या फिर 1/SC आ जाएगा, तो 1/J ओमेगा C। या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, आप इसे चाहिए तो कुछ इस तरीके से लिखिए, इज इक्वल टू, इट विल बिकम R1 R3 R5 डिवाइडेड बाई R2 इंटू ओमेगा C, और इन सब के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन सब के साथ पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा J। ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर अब मैं इस Z इनपुट को, ठीक, यहाँ पर जो Z इनपुट आ गया, ठीक, अब ये जो Z इनपुट आया है, ये Z इनपुट इज इक्वल्स टू क्या आया है, J ओमेगा, फिर क्या आया है R1 R3 R5 C डिवाइडेड बाई R2। अगर आप इसे इक्वेट करिए तो ये किस तरह से बिहेव करेगा। यहाँ पर इनपुट इम्पिडेंस आपने भले कैपेसिटर यूज किया, लेकिन अगर आप सर्किट में देखोगे तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा। आप कहोगे सर ये तो J ओमेगा L इक्विवेलेंट की तरह से बिहेव कर रहा है, बस L इक्विवेलेंट की वैल्यू ये हो गई है। इसका मतलब भले ही हमने कैपेसिटर यूज किया हुआ है, लेकिन ये बिहेव किसकी तरह से कर रहा है, इट इज बिहेविंग लाइक एन इंडक्टर। ठीक है, कैसे पहचाने, क्योंकि सर इंडक्टर में ये जो J ओमेगा वाला पोर्शन होता है या फिर S वाला पोर्शन होता है, वो किस साइड में होता है, न्यूमरेटर साइड में होता है। ठीक, और कैपेसिटर के केस में जो J ओमेगा वाला पोर्शन होता है या फिर S वाला पोर्शन होता है, वो किस में होता है, डिनोमिनेटर में होता है। मतलब हमने कैपेसिटर का यूज करके, भले ही हमने सर्किट में कैपेसिटर यूज किया, लेकिन इनपुट इम्पीडेंस देखने से लगता है कि ये पूरा का पूरा सर्किट कैसे बिहेव करेगा, एक इक्विवेलेंट इंडक्टर की तरह से बिहेव करेगा। ठीक, और तो और उस केस में हम कोई भी वैल्यू चाहें तो उसकी रख सकते हैं, और इंडक्टर
किसी भी डिजायर्ड वैल्यू का, बहुत कम वैल्यू का भी और बहुत हाई वैल्यू का भी, हम इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को सेट करते हुए ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम सिमुलेटेड इंडक्टर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। ठीक, क्लियर है ना सभी को? यस सर। यस सर, यस सर। अब मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही है, कोई तो बोलना चाह रहा है। अब मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सर मैं सिमुलेटेड कैपेसिटर बनाना चाह रहा हूँ। तो कैपेसिटर को सिमुलेटेड बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि आप ये जानिए कि फैब्रिकेशन में कैपेसिटर की कुछ वैल्यूज की लिमिट है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हम बहुत हाई वैल्यू का कैपेसिटर ना बना पाए या बहुत कम वैल्यू का कैपेसिटर ना बना पाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम इन रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस को एडजस्ट करके भी हम काम चला सकते हैं और हम एक कैपेसिटर बना सकते हैं। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, देखिए कैसे सिमुलेटेड कैपेसिटर बना सकते हैं। एक तो इंडक्टर भी आप बना सकते हैं। आपके पास अगर इंडक्टर दिया हुआ है और आप उससे कैपेसिटर बनाना चाहिए तो वो भी काम आप कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कैसे करेंगे वो काम। ठीक, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं एक कैपेसिटर बना। तो अब मैंने Z5 पर क्या किया, एक कैपेसिटर रख दिया। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 1/j⍵c और Z4 को मैंने एज इट इज रखा, मींस दिस विल बी R4। ओके, सो इस केस में बताइए Zin की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी। नाउ Zin विल बिकम now this Zin will become, what will be Zin? R1 into R3 divided by R2 R4 1/j⍵c। ठीक, अच्छा ओमेगा सी तो भाई कॉमन ही रहेगा। देखिए इन कैपेसिटर वाले केस में ओमेगा सी तो कॉमन ही रहता है। यहाँ पर सी इक्विवेलेंट बताइए क्या हो जाएगा। तो सी इक्विवेलेंट विल बिकम, अगर आप इसे इक्वेट करोगे किससे, 1/j⍵c इक्विवेलेंट से, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू जरा बताइए क्या हो जाएगी। What will be value of C equivalent? C equivalent will become R1 R3 divided by R2 R4 into C। अब देखिए, अब आप R1 R3 R2 R4, भले ही आपने कैपेसिटर किसी और वैल्यू का फैब्रिकेट किया है, लेकिन अब इन रेजिस्टेंसेस का यूज करके आप एक डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटर को ऑब्टेन कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा ही आप क्या कर सकते हो, आप भले ही आपके पास इंडक्टर हो लेकिन आप कैपेसिटर बना सकते हो। कैसे इंडक्टर से कैपेसिटर बना सकते हो, आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर वाले साइड में मतलब Z4 या Z2 की जगह अगर आप इंडक्टर प्लेस कर दोगे और बाकी सब जगह क्या पुट कर दोगे, रेजिस्टेंस प्लेस कर दोगे। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको एक क्या मिल जाएगा, आपको एक इंडक्टर के जरिए आपको कैपेसिटर मिल जाएगा। ठीक है, आप ये कर लोगे ना सभी लोग। यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट ये था कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेजिस्टेंस या फिर नेगेटिव रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हैं, इस चीज को देखते हैं। ठीक, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेजिस्टेंस बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप कोई भी दो वैल्यूज को, अब आप क्या करिए, आप कोई भी दो वैल्यूज को एक तरीके से कैपेसिटर में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर इंडक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए। कैपेसिटर में इसलिए ले रहा हूं बिकॉज कैपेसिटर आप इजीली फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, आपने इसे कहा सर ये C5 है और ऐसे ही आपने कहा कि सर ये 1/j⍵c3 है। ओके, सो अब यहाँ पर Zin की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा। सो Zin विल बिकम R1 डिवाइडेड बाई R2 R4, ठीक है ना, और 1/j से मल्टीप्लाई होगा। सो ये क्या रिजल्ट करेगा, 1/ भाई Z3 Z4 मल्टीप्लाई होगा, जे क्या रिजल्ट करेगा, निगेटिव रिजल्ट करेगा। जे स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव होता है, ओमेगा स्क्वायर C3 C5। ये देखिए अब की बार ये वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, ओमेगा स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई।
मींस जेड इनपुट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हमने एक रेजिस्टेंस ऐसा डेवलप कर दिया कि वो ओमेगा स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इंडक्टर का यूज करेंगे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपने अगर यहाँ पर Z1 और Z3 की जगह इंडक्टर यूज कर दिया, तो ये j ओमेगा L1 और j ओमेगा L2 से रिप्लेस होगा। और जब ये j ओमेगा L1 और j ओमेगा L2 से रिप्लेस होगा तो ये क्या रिजल्ट करेगा, प्लस ऑफ माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, L1 L2 रिजल्ट करेगा। मतलब उस केस में अगर आप L1 L2 से रिप्लेस करोगे तो आप Z इनपुट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी बना सकते हैं। मतलब आपने देखा कि अब हम कोई भी इस पूरे के पूरे सर्किट की मदद से हम निगेटिव रेजिस्टेंस भी बना सकते हैं, और हम क्या बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेजिस्टेंसेस भी बना सकते हैं, वो डायरेक्टली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो, इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो, ये भी बना सकते हैं। उसके अलावा हम सिमुलेटेड इंडक्टर भी बना सकते हैं और सिमुलेटेड कैपेसिटर भी बना सकते हैं। ठीक है, बोलिए भाई। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का सिग्निफिकेंस क्या है? बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें कि नॉन लीनियरिटी होती है, मींस फ्रीक्वेंसी फेडिंग होती है। मान लीजिए कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन का चैनल हुआ जहां पर कि क्या हो रहा है कि हमें एक ऐसा सर्किट बनाना है जहां पर कि फ्रीक्वेंसी एफएम का केस हुआ या फिर एएम फेज मार्जिन का, फेज मॉड्यूलेशन का केस हुआ या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का केस हुआ, तो उस केसेस में क्या होता है कि जो भी सिग्नल हमें मिलता है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलता है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलता है। तो उस केस में फ्रीक्वेंसी के नाते जो नॉन लीनियरिटी आती है उसको रिकवर करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और सर नेगेटिव रेजिस्टेंस का? नेगेटिव रेजिस्टेंस का यूज एम्पलीफायर्स बनाने में किया जाता है, ऑसिलेटर्स बनाने में किया जाता है। आप जानते हो टनल डायोड, ठीक है, या फिर जो टनल डायोड में होता है वहां पर नेगेटिव रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, तो नेगेटिव रेजिस्टेंसेस का यूज कहां पर करते हैं, जैसे क्लिस्ट्रॉन ट्यूब होता है, तो क्लिस्ट्रॉन ट्यूब क्या होता है, माइक्रोवेव ऑसिलेटर्स होते हैं। माइक्रोवेव ऑसिलेटर्स मतलब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का वो क्या जनरेट करे, माइक्रोवेव जनरेट करे, तो वो वहां पर यूज होता है जहां पर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव रेजिस्टेंस यूज होता है। हालांकि उन हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में उन्हीं का यूज किया जाता है नॉर्मली, क्योंकि ये डिवाइसेस उतने हाई पावर पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सर पॉजिटिव रेजिस्टेंस में क्या प्रॉब्लम रहती है जो नेगेटिव यूज करते हैं? भाई हर चीज का अलग अलग एप्लीकेशन है। ठीक है, नेगेटिव रेजिस्टेंस अगर प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो आप ऑसिलेशन नहीं बना सकते हो, आप ऑसिलेटर नहीं बना सकते। ठीक है, ऑसिलेटर अचीव करने के लिए आपको पता होगा ए बीटा शुड बी इक्वल्स टू -1, मींस नेगेटिव फीडबैक वहां पर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो टनल डायोड के जरिए जब आप माइक्रोवेव ऑसिलेटर बनाने जाते हो तो वहां पर नेगेटिव रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका एप्लीकेशन अलग अलग जगहों पर होता है। ठीक, पॉजिटिव रेजिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो सिग्नल होगा वो ड्रॉप होगा कि नहीं होगा, जबकि नेगेटिव रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो एम्पलीफाई हो सकता है और ऑसिलेटर की तरह से बिहेव कर सकता है। ठीक, अच्छा, हाँ। और कोई डाउट? तो इसमें मैंने कुछ आपको शो कर दिया, बाकी आप